नमस्कार। लोक प्रशासन में हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत पर हमारी जो चर्चा चल रही थी, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि निर्णयन का क्या महत्व है और निर्णय कितने प्रकार के होते हैं। सीमित तार्किकता का सिद्धांत क्या है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि निर्णय निर्माण के विभिन्न स्टेप्स कौन से हैं। एक निर्णयकर्ता किन चरणों को फॉलो करता है सर्वोत्तम तार्किक निर्णय लेने के लिए, और अच्छे निर्णय के आधार क्या है। इसके साथ साथ संतोषजनक निर्णय कैसा निर्णय होता है, जिसकी चर्चा साइमन के द्वारा की गई। तो देखते हैं कि साइमन आगे क्या कह रहे हैं प्रशासन में निर्णयन प्रक्रिया के विषय में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि साइमन ने ये बताया कि व्यावहारिक तौर पर किसी भी प्रशासनिक संगठन में पूरी तरह तार्किक निर्णय नहीं लिए जाते। उस पर बहुत सारी सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं पर हमने चर्चा की थी। इसके साथ साथ साइमन संतोषप्रद निर्णय का सिद्धांत भी देते हैं। यहां भी वो एक व्यावहारिक सिद्धांतकार के रूप में ये मानते हैं कि व्यक्ति हमेशा हर स्थिति में सबसे अच्छा निर्णय नहीं लेता है। ये हकीकत है, ये व्यावहारिक पहलू है। वो कैसा निर्णय लेता है? हमेशा ऐसा निर्णय लेता है जो संतोषजनक हो, और इस निर्णय को साइमन ने सेटिस्फाइसिंग डिसीजन कहा है। क्यों सबसे अच्छा निर्णय नहीं लेता? क्योंकि परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, मूल्य प्रभावित करते हैं, समय का तत्व प्रभावित करता है, तुरंत निर्णय लेना है, सूचनाएं व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है, व्यक्ति होने के नाते पसंद नापसंद है, रुचि अलग है, और पूर्वाग्रह न चाहते हुए भी मनुष्य पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हो पाता। वो चाहता है वैज्ञानिक होना, लेकिन फिर भी ये पूर्वाग्रह पर्सनालिटी का अंग बन जाते हैं, मूल्य पर्सनालिटी का अंग बन जाते हैं, और ये मूल्य उसके हर छोटे बड़े निर्णय में प्रकट होते ही हैं। यही वजह है कि प्रशासक अक्सर संतोषजनक निर्णय ही लेते हैं। हमेशा सबसे अच्छा निर्णय व्यावहारिक दृष्टि से व्यक्ति नहीं लेता। तो ये संतोषप्रद निर्णय का सिद्धांत है, जो ये सिद्ध करता है कि साइमन कितने व्यावहारिक सिद्धांतकार हैं लोक प्रशासन के। अब इसके बाद साइमन ने चर्चा की कि प्रशासनिक संगठन में प्रशासकों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी नियम के क्रियान्वयन के लिए, वो निर्णय किन प्रक्रियाओं का परिणाम होते हैं, यानी कैसे एक तार्किक निर्णय लिया जाता है, उसके अलग अलग स्टेप्स बताए हैं साइमन ने। सबसे पहला स्टेप है कि निर्णय करते समय, निर्णय करने से पहले प्रशासक को समस्या की पहचान करनी होती है। कहाँ उसे निर्णय लेना है, किस लिए निर्णय लेना है, वो अवसर उसे ढूंढना पड़ता है। अगर देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है, तो इस क्षेत्र में निर्णय लेने की विभिन्न परिस्थितियां उसे ढूंढनी पड़ेगी कि कहां पर कार्य करने से, किस फील्ड में कार्य करने से आर्थिक प्रगति ज्यादा होगी।
कृषि के क्षेत्र में बहुमूल्य निर्णय लिए जाएं या उद्योग के क्षेत्र में लिए जाएं, एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए निर्णय लिया जाए, या कोई और आयाम ढूंढा जाए आर्थिक विकास का, तकनीकी क्षेत्र में प्रगति की जाए। तो समस्या की पहचान करना निर्णयन प्रक्रिया का प्राथमिक चरण है। जब तक निर्णय लेने के अवसर का ज्ञान नहीं होगा, प्रशासक निर्णय नहीं ले सकेगा। समस्या अगर पहचान ली गई कि इस क्षेत्र में निर्णय लेना है, इस समस्या का समाधान करना है, तो उसके बाद दूसरी बारी आती है, दूसरा चरण है कि उस समस्या के समाधान के लिए विकल्प कौन से हैं, कौन कौन से विकल्प हैं। अगर अशिक्षा की समस्या को दूर करना है या गरीबी की समस्या को दूर करना है, या किसी एक क्षेत्र का विकास करना है, एक क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, आदिवासी क्षेत्र है, उसका विकास करना है, उसका विकास कैसे हो, इसके लिए नाना विकल्प ढूंढे जाते हैं। आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए क्या वहां की जमीन का विकास करना है, वहां पर उद्योग धंधे लगाने हैं, या जो देशी ज्ञान है उसको प्रोत्साहित करना है, या वहां की जंगलों में उपलब्ध जो जड़ी बूटियां हैं जिनके प्रयोग की जानकारी आदिवासियों को है, क्या उस जानकारी को और रिफाइन करके उसको उद्योग के रूप में परिणत किया जा सकता है, उससे कुछ आर्थिक लाभ की प्राप्ति की जा सकती है। ये भी एक विकल्प है। आदिवासी समुदाय को शिक्षित करना, आधुनिक तकनीक से परिचित कराना, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना, ये भी एक विकल्प है। क्योंकि शिक्षित होंगे तो अन्य तमाम विकल्पों, अन्य तमाम क्षेत्रों में वो बढ़ चढ़कर योगदान दे सकते हैं। अन्य क्षेत्रों का विकास अपने आप हो जाएगा अगर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए। तो इस तरीके से तमाम विकल्पों की खोज करना, ये भी निर्णय प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है। चयन प्रक्रिया जिसको कहा साइमन ने। अब बहुत सारे विकल्प जब सामने आ गए उस समस्या के समाधान के लिए, उस जरूरत को पूरा करने के लिए, उस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए, जो समस्या की पहचान करते हुए अवसर ढूंढा गया था कि यहां पर हमें निर्णय लेना है, इस जरूरत को पूरा करना है या इस समस्या का समाधान करना है। विकल्प ढूंढ लिए गए। अब बहुत सारे विकल्पों में से कौन सा सर्वोत्तम विकल्प होगा, इसको जानने से पहले हर विकल्प का मूल्यांकन करना होगा कि इस विकल्प को अपनाने से, इस समाधान को अपनाने से ये परिणाम आएगा, दूसरे विकल्प को चुनने से ये परिणाम आएगा, तीसरे विकल्प को चुनने से ये परिणाम आएगा। पहले विकल्प को चुनने में इतनी लागत लगेगी, इतने संसाधनों को खर्च करना पड़ेगा, दूसरे विकल्प के चयन में इतने संसाधन लगेंगे, तीसरे विकल्प के चयन में इतने संसाधन लगेंगे। किस विकल्प को लोगों का समर्थन ज्यादा मिलेगा, लोगों का सहयोग ज्यादा मिलेगा, उसको क्रियान्वित करना आसान होगा या मुश्किल होगा, इन नाना आधारों पर जो उपलब्ध विकल्प हैं उनका मूल्यांकन प्रशासक के द्वारा, निर्णयकर्ता के द्वारा किया जाता है या किया जाना चाहिए। अब बारी आती है कि लागत और परिणाम का मूल्यांकन करने के बाद सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा विकल्प है किसी समस्या के समाधान के लिए जिसमें लागत भी कम आ रही है, जिसका आउटपुट भी बहुत अच्छा होगा, और जिसमें लोगों की सहभागिता भी ज्यादा होगी, लोगों की प्रतिक्रिया उस विकल्प के प्रति सकारात्मक होगी, लोग उसके क्रियान्वयन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इन आधारों पर जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प सामने आता है
उस विकल्प का चयन किया जाता है और सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन ही निर्णय लेना है। यही निर्णय है, निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण यही है। बौद्धिक प्रक्रिया जो चल रही है निर्णय की। अब निर्णय जब ले लिए जाते हैं तो सिर्फ निर्णय लेने से काम नहीं बनता जब तक उन निर्णयों को क्रियान्वित ना किया जाए, क्योंकि निर्णयों का क्रियान्वयन ही समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकता है, आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। तो निर्णय प्रक्रिया देखने में आसान लगती है, लेकिन इस प्रक्रिया के कई चरण होते हैं और ये प्रशासक की व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है कि वो समस्या की पहचान किस रूप में कर पाता है, विकल्पों की खोज कैसे कर पाता है, उनका मूल्यांकन कैसे कर पाता है और उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कैसे कर पाता है। समस्या तो सभी के सामने मौजूद होती है, सभी प्रशासकों के सामने मौजूद होती है। अवसर सभी के सामने मौजूद होते हैं, लेकिन उन अवसरों की पहचान हर किसी को नहीं हो पाती। तो सबसे पहले अवसरों की पहचान करना, कहां पर निर्णय लेना है उसको ढूंढना, फिर उस समस्या के समाधान के लिए कौन से विकल्प हैं उनकी खोज करना, विकल्पों में क्या प्लस माइनस है उनका मूल्यांकन करना, और उसमें फिर अंतिम रूप में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना जो हर दृष्टि से उचित है, जिसका परिणाम सबसे अच्छा होगा और जिसको क्रियान्वित करने में भी सुविधा होगी। ऐसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के बारे में निर्णय लेना ही निर्णय करना है। प्रशासन आए दिन ऐसी समस्याओं को ढूंढता है, विकल्पों की खोज करता है और उन विकल्पों का मूल्यांकन करते हुए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है। अब देखते हैं कि एक प्रशासनिक संगठन में जो निर्णय लिए जाते हैं, कौन से निर्णयों को अच्छा माना जाए। हालांकि साइमन ये कहते हैं कि कभी भी प्रशासक के द्वारा बहुत अच्छे निर्णय नहीं लिए जाते और तार्किक निर्णय के मार्ग में कई सारी सीमाएं हैं। फिर भी अच्छा निर्णय उसे माना जाएगा जो इन आधारों पर खरा उतरता हो, इन कसौटियों पर खरा उतरता हो। यानी अच्छा निर्णय उसको माना जाएगा जो मितव्ययिता को प्रोत्साहित करता हो। प्रशासक जो भी निर्णय ले वो ये देखे कि इस निर्णय को क्रियान्वित करने में सरकारी धन का दुरुपयोग ना हो बल्कि सदुपयोग हो, कम से कम खर्च में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सके, ऐसा निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा निर्णय ही अच्छा निर्णय माना जाता है, क्योंकि पारंपरिक रूप से लोक प्रशासन कार्यकुशलता और मितव्ययिता इन दो पहलुओं पर ही जोर देता रहा है। तो प्रशासनिक निर्णयन में भी मितव्ययिता का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी निर्णय लिया जाए अच्छा निर्णय उसे ही माना जाता है जिसके पीछे कोई कानूनी आधार हो। यानी किसी व्यापक नीति कानून को क्रियान्वित करने के लिए ही निर्णय लिया जाना चाहिए। यानी प्रशासक जो निर्णय ले रहा है कानून उसकी पुष्टि करता हो, कानून उसका अधिकार प्रदान करता हो, कानून वो क्षेत्र उपलब्ध कराता हो जिसमें प्रशासक के द्वारा निर्णय लिया जाना है या लिया जाता है। यानी कानून से परे जाकर प्राधिकारियों को, प्रशासकों को निर्णय लेने से बचना चाहिए। हालांकि प्रशासकों को स्वविवेक की शक्ति प्राप्त होती है ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए जिनकी कल्पना पहले नहीं की जा सकी थी, जो अकस्मात आती हैं, उनके लिए उन्हें स्वविवेक का अधिकार दिया जाता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो निर्णय उनके द्वारा लिए जा रहे हैं
उनके पीछे कोई कानूनी आधार हो, कानून उसकी अनुमति देता हो। तीसरी बात, अच्छा निर्णय वो होता है जो नैतिक दृष्टि से भी उपयुक्त हो। यानी निर्णय ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे समाज द्वारा स्वीकार न किया जा सके, जो सामाजिक नैतिकता के खिलाफ हो। ऐसा निर्णय उचित निर्णय नहीं माना जाता, क्योंकि अगर यदि निर्णय ले भी लिया गया जिसके पीछे नैतिक आधार नहीं है, तो भी उसके क्रियान्वयन में मुश्किलें आएंगी, क्योंकि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। अगली बात, अच्छा निर्णय वो होता है जो एक प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे में रहते हुए लेता है। प्राधिकारी को, प्रशासक को, निर्णयकर्ता को यह पता होना चाहिए कि किन किन मुद्दों पर उसे निर्णय लेने का अधिकार कानून के द्वारा प्रदान किया गया है। जैसे जो नीतिगत निर्णय लिया जाता है वो उच्च श्रेणी के प्रशासकों के द्वारा, विभाग के उच्चाधिकारियों के द्वारा लिया जाता है, और जो दैनिक निर्णय होते हैं वो अपेक्षाकृत निचले स्तर के प्रशासनिक संगठनों के द्वारा लिए जाते हैं। हर संगठन का अधिकार क्षेत्र निर्धारित होता है। हर प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र निर्धारित होता है। कौन वित्तीय मामलों पर डिसीजन लेगा, कौन निर्णय को क्रियान्वित करने की दिशा में कार्य करेगा, कौन लोगों की प्रतिक्रिया को जानने के लिए कार्य करेगा, उसका अधिकार क्षेत्र वहां तक है। तो अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा में रहते हुए ही उसको निर्णय लेने का कार्य करना चाहिए। विभागीय स्तर पर जो कार्य विभाजन हुआ है, उस कार्य विभाजन में उसको कौन सा कार्य सौंपा गया है जिसके बारे में वो निर्णय लेने का अधिकारी है, उसे दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करते हुए, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में एनक्रोचमेंट करते हुए निर्णय लेने से बचना चाहिए। ऐसा निर्णय ही अच्छा निर्णय माना जाता है जो अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे में रहते हुए लिया जाए। अच्छा निर्णय हमेशा उद्देश्य संगत होना चाहिए। हर निर्णय का उद्देश्य किसी व्यापक उद्देश्य को पूरा करना होना चाहिए। अनायास ही निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, वही निर्णय अच्छा माना जाता है। निर्णय लेने में समय का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। किस समय कौन सा निर्णय लेना है इसकी जानकारी होनी चाहिए, और समय निकल जाने पर जो निर्णय लिया जाए उस निर्णय का कोई मतलब नहीं होता। प्रशासन के सामने समय समय पर अनेक चुनौतियां आती हैं, तुरंत निर्णय लेना होता है। ऐसी स्थिति में अगर देरी हुई, निर्णय लेने में देरी हुई, तो उस निर्णय के औचित्य पर, उसकी प्रासंगिकता पर, उसकी उपयुक्तता पर उंगली उठने लगती है। अच्छा निर्णय नहीं माना जाता, निष्क्रिय निर्णय की श्रेणी में शामिल हो जाता है। इसके साथ साथ अच्छा निर्णय वो भी होता है जिसमें उस निर्णय को कार्यान्वित करने वालों की सहमति हो। अगर एक उच्चाधिकारी के द्वारा उस प्रशासनिक संगठन के संचालन के लिए कोई निर्णय लिया जाता है, लेकिन उसको निर्णय को क्रियान्वित करने वाले अन्य जो कार्मिक हैं वो इस निर्णय से सहमति नहीं जताते, तो जब वो सहमत नहीं होंगे तो उसको कार्यान्वित करने में दिलचस्पी भी नहीं लेंगे। ऐसी स्थिति में उस निर्णय का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसलिए निर्णय प्रॉपरली क्रियान्वित हो सके, इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों को क्रियान्वित करना है, जिन लोगों को उन निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनकी सहमति भी हो निर्णयकर्ता के साथ। निर्णय लेने के बाद, निर्णय को क्रियान्वित करने के बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, संभावित प्रतिक्रिया को जानने वाला निर्णय ही अच्छा निर्णय माना जाता है।
प्रशासन ने कोई निर्णय ले लिया, लेकिन उस निर्णय का परिणाम क्या होगा, लोगों की उसके प्रति प्रतिक्रिया क्या होगी, अगर वो उसका अंदाजा नहीं लगा पाता है प्रशासक, तो वो निर्णय वैल्यूएबल नहीं रहता। कई बार निर्णय गलत हो भी जाते हैं और निर्णयों को बदल भी दिया जाता है, इसी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसा नहीं है कि कोई निर्णय एक बार ले लिया गया तो वो पत्थर की लकीर बन गया। समय और परिस्थिति के अनुसार लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए उसमें परिवर्तन भी किया जाता है, और अच्छा निर्णय वही है जो इस परिवर्तन के लिए तैयार रहता है। वस्तुनिष्ठता अच्छे निर्णय का एक अन्य गुण है, यानी निर्णय में व्यक्तिगत पक्षपात से बचने की कोशिश होनी चाहिए। तार्किक आधार पर निर्णय लेने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। तार्किक आधार क्या है? अवसर ढूंढना, समस्या कौन सी है उसको ढूंढना, उस समस्या के समाधान के लिए कौन से विकल्प मौजूद हैं, उनको बिना राग द्वेष के उनका मूल्यांकन करना, और फिर उसमें से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। इस प्रक्रिया को जब निर्णयकर्ता के द्वारा बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी मूल्य निष्ठता के अपनाया जाता है, तो वो वस्तुनिष्ठ निर्णय, तार्किक निर्णय माना जाता है। लास्टली, आज हम जनतांत्रिक युग में जी रहे हैं। प्रशासन का स्वरूप भी जनतांत्रिक है, लोक कल्याणकारी है। ऐसी स्थिति में कोई भी प्रशासनिक निर्णय जनता की सहभागिता के बिना, जनता के पार्टिसिपेशन के बिना पूर्ण नहीं होता, और न ही उसके परिणाम अच्छे होते हैं। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, विचार विमर्श के माध्यम से। क्योंकि अगर कुछ लोगों के द्वारा निर्णय लिए जाएंगे तो उसमें वस्तुनिष्ठता की भी कम गुंजाइश होगी, और वो निर्णय सबके लिए हितकारी हो। जो प्रशासन के तमाम साझेदार हैं और व्यापक साझेदार आम लोग हैं जिनके लिए प्रशासन कार्य करता है, ऐसी स्थिति में किसी भी विभाग के द्वारा जब निर्णय लिए जा रहे हैं तो उसमें व्यापक विचार विमर्श पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। यही वजह है कि प्रशासनिक सुधारों की मुहिम में आज हम भारत में देखते हैं कि जो भी विभिन्न प्रशासनिक विभागों के द्वारा या राजनीतिज्ञों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, उसमें लोगों को साझेदार बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों से उनके सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। इससे लोग सार्वजनिक विषयों के बारे में परिचित भी होते हैं, और उसमें योगदान का भाव भी डेवलप होता है, जो अल्टीमेटली जनतंत्र को सार्थक और साकार करता है, जो सबके लिए हितकारी होता है, सबके लिए कल्याणकारी होता है। तो अच्छे निर्णय के ये प्रमुख आधार हैं। इन सभी विषयों पर विचार करने के उपरांत हम ये देखते हैं कि साइमन ने जो निर्णय निर्माण का सिद्धांत लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया, उसकी क्या विशिष्टताएं हैं। सबसे पहले तो ये एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी ये सिद्धांत ये जानता है कि व्यवहारतः एक प्रशासनिक संगठन में प्रशासकों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों का मूलभूत आधार उनके द्वारा लिया जाने वाला निर्णय है। निर्णयों को नजरअंदाज करके अगर हम प्रशासनिक संगठन का अध्ययन करते हैं तो वो वैज्ञानिक अध्ययन नहीं होगा। विज्ञान हमेशा तथ्य पर, व्यवहार पर जोर देता है। यही वजह है कि साइमन ने जब व्यावहारिक दृष्टि से प्रशासनिक संगठन का अध्ययन किया तो ये पाया कि प्रशासकों का निर्णय बहुत मायने रखता है किसी
संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में। तो अगर हमें संगठन का वैज्ञानिक अध्ययन करना है, प्रशासन का वैज्ञानिक अध्ययन करना है, तो उन पहलुओं पर जोर दिया जाना चाहिए, उन पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए जो प्रशासकों के व्यवहार से संबंधित है। और उसी व्यवहार में एक निर्णयन का व्यवहार भी सम्मिलित है। तीसरी बात, साइमन के सिद्धांत में निर्णय लेने में तर्क को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। हालांकि उन्होंने उसकी सीमाएं भी स्वीकार की है कि पूरी तरह तार्किक निर्णय यद्यपि एक आदर्श है, लेकिन व्यवहारतः वो आदर्श प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके पीछे बहुत सारी लिमिटेशंस है। इस सिद्धांत में मानव व्यवहार को महत्व दिया गया। निर्णय जिनके लिए लिया जाता है उनका व्यवहार भी मायने रखता है, और निर्णय जो लोग लेते हैं, जो प्रशासक लेते हैं, उनका व्यवहार भी मायने रखता है। ये सिद्धांत प्रशासन के उन पारंपरिक सिद्धांतों की आलोचना प्रस्तुत करता है जो एक तरीके से सैद्धांतिक ज्यादा है, औपचारिक ज्यादा है, जिनमें कानूनों, प्रक्रियाओं, नियमों, हायरार्की पर ज्यादा जोर दिया गया है। आधुनिक लोक प्रशासन की दृष्टि से ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है और प्रशासनिक नीति निर्माण की दिशा में भी उपयोगी है। एक संगठन के व्यवहार को समझने में सहायक है और प्रशासन और प्रबंधन दोनों क्षेत्रों में लागू होता है। तो ये साइमन के सिद्धांत की विशेषताएं संक्षेप में है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस सारी चर्चा का निष्कर्ष क्या है। साइमन के सिद्धांत को किस रूप में देखा गया? क्या उसमें कुछ कमियां भी हैं? तो जब आलोचकों ने उसकी कमियां देखी तो ये पाया कि निर्णय निर्माण सिद्धांत यद्यपि तर्क की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, लेकिन फिर भी ये सभी संगठनों के लिए उपयोगी नहीं है। ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए जो संगठन बनाए गए हैं, जो बहुत रिमोट एरिया में है, जहां पर विकल्प सूचनाएं आसानी से उपलब्ध नहीं है, वहां पर तार्किक निर्णय के लिए विकल्पों को ढूंढना, उसमें से सर्वोत्तम विकल्प को ढूंढना, ये संभव नहीं हो पाता। तार्किक निर्णय हमेशा संभव नहीं हो पाता, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए संभव नहीं हो पाता। साइमन ने सभी प्रशासनिक संगठनों के लिए ये सिद्धांत दिया, लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि सभी प्रशासनिक संगठनों में इस निर्णय निर्माण सिद्धांत को लागू करते हुए निर्णय नहीं लिया जा सकता। दूसरी सीमा इस सिद्धांत की यह है कि साइमन ये कहते हैं कि किसी समस्या के समाधान के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, उसको लेने से पहले विकल्पों को चुना जाए और उन विकल्पों का मूल्यांकन किया जाए कि किस विकल्प को, किस समाधान को अपनाने से कितना खर्च आ रहा है और किस विकल्प के परिणाम क्या होंगे। आलोचक ये कहते हैं कि खर्च और परिणामों का पता लगाना इतना आसान नहीं है। वही बात, सूचनाएं हमेशा उपलब्ध नहीं होती, टेक्निक्स सभी संगठनों को उपलब्ध नहीं होती, और कहीं ना कहीं इसमें मानवीय हस्तक्षेप होता है, मनुष्य के मूल्यों का हस्तक्षेप होता है, निर्णयकर्ता के मूल्यों का हस्तक्षेप होता है, उसके पूर्वाग्रहों का हस्तक्षेप होता है, जिसके कारण खर्च और परिणामों के मूल्यांकन में भी वो वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती। ये जान पाना मुश्किल होता है एक्चुअली कि वास्तव में किसी विकल्प को चुनने में, किसी समाधान को चुनने में कितना खर्च आएगा और उसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि निर्णय जिन पर लागू होना है वो भी मनुष्य है, और मनुष्य की प्रकृति बहुत परिवर्तनशील है, बहुत जटिल है, समझना आसान नहीं है। तो किस विकल्प के प्रति, किस निर्णय के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल होता है।
कई बार संगठन में निर्णय तुरंत लेने होते हैं। ऐसी स्थिति में तार्किक निर्णय के लिए जो विकल्पों के चयन की लंबी प्रक्रिया होती है, उसको अपनाना संभव नहीं होता। जब तक विकल्पों को ढूंढेंगे, विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे, तब तक समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। जहां तुरंत निर्णय लेकर उस समस्या के विकराल रूप को रोकना है, वहां पर विकल्पों के चयन की लंबी प्रक्रिया अपनाना संभव नहीं होता। फिर भी ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत ने प्रशासन के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाया, और आज भी ये सिद्धांत राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में बहुत प्रासंगिक है। ये आधुनिक लोक प्रशासन की आधारशिला है। आशा है आपको साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई जिज्ञासा है, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।